जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। बेटे के चुनाव लड़ने पर बोले, पार्टी जहां से कहेगी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन प्राथमिकता हिसार सीट। गुरुग्राम में हुई बीजेपी लोकसभा चुनाव समिति की बैठक। प्रचार प्रसार तेज करने पर मंथन, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां। जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला का चुनाव नहीं लड़ पाने पर छलका दर्द। बोले, कानूनी पेचीदगियों के चलते नहीं लड़ सकता चुनाव। भिवानी महेंद्रगढ़ को बताया कर्मभूमि। बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में थामा कमल। बेटे नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से बनाया है उम्मीदवार। लू में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई कार, 4 की मौत, 3 लोग घायल। कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी जांच पर उठाए सवाल। कहा, अगर 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ तो पैसे कहां हैं? ईडी का मकसद सिर्फ मुझे फंसाना। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कार्यपालिका से जुड़ा है मामला, न्यायपालिका का नहीं हो सकता दखल। आपका बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप। कहा, पंजाब में हमारे विधायकों को जगह जगह से आ रहे हैं फोन, पैसे, Y+ सिक्योरिटी और लोकसभा टिकट का मिल रहा है ऑफर। चरखी दादरी के बेटे का कमाल, विदेश से मिली 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। जल संकट पर रहेगा रिसर्च। स्कूल टीचर के बेटे हैं प्रतीक सांगवान। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी में शामिल हो गई हैं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। पूर्व सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री। हिसार से विधायक चुनने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। देश की सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल। 2005 में अपने पति ओपी जिंदल के निधन के बाद से जिंदल ग्रुप की कमान संभाले हुए हैं। 10 साल से जिंदल परिवार राजनीति से दूर था। 2014 में सावित्री जिंदल और उनके बेटे नवीन जिंदल दोनों ही अपना अपना लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद अब दोनों की बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से राजनीति शुरू हुई है। 10 साल के बाद जिंदल परिवार एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव नजर आ रहा है। और आज आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या के अंदर आज जिंदल परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। उन सब का मैं पार्टी की आगमन पर आज पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आने वाले इस 25 मई को बड़े मेंडेट के साथ यहां से चौधरी रणजीत सिंह जी कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोहाना से बड़ी खबर, जहां से खबर यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी उनका बयान आया। कहा कि उनसे कोई मतभेद नहीं है। बृजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा कि पार्टी जहां का भी फैसला करेगी वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मौजूदा सांसद होने के नाते प्राथमिकता हिसार की लोकसभा सीट है। जेजेपी पर कटाक्ष किया। कहा कि जेजेपी बेंच पर बैठने वाली भाजपा की रिजर्व टीम है। आपको बता दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे मौजूदा हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह पहले से ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी ऐलान किया कि जल्द ही वो भी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। पार्टी जहां से लड़ाएगी लड़ेगा वो, और क्योंकि वो सिटिंग एमपी हिसार से है तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है। और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हिसार से ही उसका मन है। और बाकी तो पार्टी जो जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसका तो मेरे को पता नहीं क्या करती है क्या। हरियाणा में चुनावी गहमा गहमी बढ़ गई है। इस बीच में डॉक्टर अजय चौटाला का दर्द छलका।
चुनाव नहीं लड़ पाने को लेकर वो मायूस नजर आए। कहा कि कानूनी पेचीदगियों के चलते चुनाव नहीं लड़ सकता। लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते थे लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते नहीं लड़ सकते चुनाव। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बताया कि यहां से चुनाव लड़ना चाहता था। परिवार का एक सदस्य ही लोकसभा चुनाव लड़ेगा, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया कि उनके परिवार से सिर्फ एक सदस्य होगा जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अभी नाम तय नहीं है। भाजपा पर एक बार फिर कहा कि गठबंधन भाजपा की वजह से टूटा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेजेपी सुप्रीमो, उनका दर छलका क्योंकि 10 साल की सजा हुई थी जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में, तो कानून वो चुनाव नहीं लड़ सकते। चाहते थे कि भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़े। भिवानी महेंद्रगढ़ को अपनी कर्म भूमि बताया लेकिन कहा कि मलाल है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दिखते हैं, मुझे कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये दिक्कत आई। अगर वो पेचीदगियां हट जाती तो मैं ही लड़ लेता। उधर बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की और बैठक में चुनाव के प्रचार प्रसार को तेज करने पर मंथन किया गया। गुरुग्राम में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक हुई। इस बैठक में दिग्गजों ने बैठकर मंथन किया किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है। बैठक के बाद इनकी तरफ से दावा कि सभी 10 सीटों पर जीत भी दर्ज करेंगे। सुभाष बराला, सुभाष सुधा, कंवरपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद रहे। इनके अलावा असीम गोयल, महिपाल ढांडा, राव नरवीर सिंह ने भी इस बैठक में शिरकत की। चुनाव प्रचार को लेकर कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारियां तय की गई। दिनों से लगातार हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हर समूह से मैं मिला हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। लोकसभा के प्रत्याशियों से रणनीति पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उस पर पूरी सारगर्भी चर्चा हुई है। पार्टी में जो खासतौर पर संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसकी एक बड़ी भूमिका है और मुझे खुशी है कि बहुत एक अरसे के बाद में हरियाणा में संगठनात्मक रूप से भी धरातल तक पार्टी मजबूत हुई है। मैं उसी लिहाज से जो हमारे मोर्चे हैं पार्टी के, उनकी भी अपनी एक अहमियत है और उन मोर्चों को पार्टी का एक तरीके का हरावल दस्ता माना जाता है। उसकी एक सारगर्भित बैठक हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 10, मिशन 370 और मिशन 400 पार के लिए हरियाणा एक बार फिर से संकल्पित है और आगामी दिनों के इसमें कुछ कार्यक्रम भी तय हुए हैं। जैसे अभी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की रैलियां तय हुई हैं। लगभग 20-22 विधानसभा क्षेत्रों की रैलियां तय होकर के उसमें मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पार्टी के सीनियर नेता जाएंगे। इसी प्रकार से 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से। करनाल उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग को बकायदा पत्र लिखकर ये मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। इस चिट्ठी में अकोला विधानसभा उपचुनाव को रद्द किया गया, उसी तरीके से करनाल उपचुनाव को भी रद्द कर देना चाहिए। एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक है नीरज शर्मा, जिन्होंने ये मांग की है करनाल उपचुनाव को रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। करनाल उपचुनाव जनता के पैसे की बर्बादी है, ये कहा गया। निर्वाचित विधायक के पास सिर्फ 4 महीने का समय होगा। ये हवाला दिया है अकोला विधानसभा उपचुनाव का, जो कि महाराष्ट्र में है। 26 मार्च को जो फैसला आया था, उसी के हवाले से चुनाव आयोग को कांग्रेस विधायक की तरफ से पत्र लिखकर मांग की गई है कि करनाल उपचुनाव को भी रद्द किया जाए, क्योंकि जून तक तो आचार संहिता लगेगी। उसके बाद करीब 4 महीने का ही वक्त होगा। ऐसे में ये चुनाव करवाकर पैसे की बर्बादी ना की जाए। ये चुनाव सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन पुलिस कर्मचारियों पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, अब तो उन पर भी आरोप लगने लगे हैं कि वो भी नकल करवाने में पीछे नहीं है। एक पुलिस कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये कलानौर के पिलाना गांव का है, जहां पर बुधवार को
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की परीक्षा में गणित का पेपर था। पुलिसकर्मी खुद खिड़की के पास नकल करवा रहा है। कुछ दिन पहले तावड़ू से भी नकल करवाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हर साल शिक्षा बोर्ड नकल रहित परीक्षाओं के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन परीक्षाओं में उन दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ताजा वीडियो के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरे वीडियो की पड़ताल की जा रही है। जो पुलिसकर्मी इसमें दिखाई दे रहा है उससे भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो गंभीरता दिखाई जा रही, लेकिन सवाल फिर उठता है कि आखिरकार जिन लोगों पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वही इस तरीके से खुद नकल करवाएंगे तो फिर क्या होगा उन दावों का जो हर बार शिक्षा विभाग की तरफ से, बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं। सिंचाई मंत्री अभय यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। खास बातचीत में उन्होंने पानी के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, आने वाले दिनों में भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी। दक्षिण हरियाणा में पानी की जो किल्लत है, जो जमीनी पानी है वो नीचे चला गया है, उस पर भी और काम किया जाएगा। कांग्रेस और आप गठबंधन से उन्होंने कहा कि कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ता, सभी 10 सीटें भाजपा ही जीतेगी, चाहे फिर मैदान में कोई भी क्यों ना हो। डिपार्टमेंट की योजनाएं तो पहले ही काफ़ी सारी ग्राउंड पे हैं और 9.5 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे कि जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी पॉइंट्स हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उनको पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे और उसको लागू करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना हर हिंदुस्तानी चाहता है, तो भाजपा को पूरा समर्थन मिलेगा, बहुमत मिलेगा। और हरियाणा की जहां तक बात है, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और देश में जैसे हमारा नारा है 400 पार का, तो मुझे उम्मीद है कि वो 400 पार भी हम होंगे। रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज झज्जर में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान एक बार फिर से अरविंद शर्मा ने 400 पार के दावे को दोहराया और कहा कि हरियाणा में भी भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी। हमने कभी घमंड नहीं किया, इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती से। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें अपने कामों पर विश्वास है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को हमने ईमानदारी से उन कामों को आगे बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। मुंबई में पार्टी में शामिल हुए हैं गोविंदा। आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा 2004-2009 तक कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनकी ये सियासत में दूसरी पारी होगी। गोविंदा लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। गोविंदा की दूसरी राजनीतिक पारी, इससे पहले 2004-2009 के दौरान वो कांग्रेस से सांसद रहे। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेता दल बदल कर रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। उम्मीद यही है कि गोविंदा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस के साथ राजनीति कर चुके हैं। 2004-2009 तक वो सांसद रह चुके हैं। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ आए, पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उम्मीद यही कि चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। गोविंदा की दूसरी राजनीतिक पारी होगी। खबर रोहतक से है, जहां अन्नदाता के अरमानों पर पानी फिर गया। देर रात मदीना गांव में हांसी सब ब्रांच नहर टूट गई। सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल पानी में डूब गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद पानी रोक दिया गया, लेकिन तब तक किसानों की फसलें तबाह हो चुकी थी। किसानों की फसलों में कई फीट तक पानी भर चुका था। सरकार और प्रशासन से किसानों ने अब जल्द निकासी की मांग की है। कई फीट तक पकी हुई गेहूं की फसल पानी में
डूब चुकी है। इससे भारी नुकसान किसानों को हुआ है। अब अन्नदाता यही अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार प्रशासन से कि जल्द से जल्द पानी निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि उनकी बची खुची मेहनत बटोरी जा सके। खबर न्यूज़ से जहां एक बड़ा दर्दनाक भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। झिमरावट गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां एक कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की जान गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। एक्सप्रेसवे पर आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में रोष भी दिख रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब तक दर्जनों लोगों की जान ले चुका है। तेज रफ्तारी इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है। हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। हम वहां पहुंचे तो वहां एक इको सपोर्ट गाड़ी है जिसमें ये 7 बंदे थे। 4 डेड हो गए हैं, 3 इंजर्ड हैं जो रेफर कर दिए हैं आगे के लिए। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। वो मेरठ से आ रहे हैं, तो अभी उन्हें टाइम लग रहा है आने में। मेरठ से आने होगा, उनके बाद ही आने पे पोस्टमार्टम होगा। जैसे वो बयान देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी आगे। उधर करनाल के मधुबन पुल पर भी सड़क हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। इससे कार सूखी नहर में जा गिरी। पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। जिस कार ने टक्कर मारी थी वो जलकर खाक हो गई। दूसरी कार जो नहर में गिरी थी उसके चालक को चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर मारने वाली कार में सवार 3 लोग थे जो मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद ये तीनों वहां से निकल गए। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन टक्कर मारने के बाद सीएनजी किट लगी इस कार में आग लग गई और जब तक आग पर काबू पाया जाता ये पूरी तरह से जल चुकी। 15-20 मिनट पहला यो ज्यादा और स्पीड में दिया गाड़ी जी, और एक को वाला क्या हुआ खड़ा बचाने तो करा ना टक्कर में जिसको और खुदा जी ने करीब में लग गया। गाड़ी में आग लग गई थी। उसके बाद बैठ गया और 3 लोग और एक बच गया भाई। इसके सर में चोट आ गई। भेज दिया हॉस्पिटल, भेज दिया। ले हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, दिन चोट है। सूखी नहर में गिर गई गाड़ी। हां, मैसेज मिला था भेजे रोड जाम हो गया है और गाड़ी में आग लगी है। गाड़ी नहर में पड़ गई है। तो हम तुरंत हाईवे थाने से आए और गाड़ी को साइड में करवाया। रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रहा है। तो गाड़ी नीचे पड़ी उसको अभी बाहर निकलवा रहे हैं। इसमें किसी को इंजर्ड कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। जो ड्राइवर था मामूली चोट आया, उसको अस्पताल में भेज दिया है। और जो गाड़ी दूसरी थी आग लगी जिसमें उसमें कौन थे? उसमें पता नहीं कौन थे। गाड़ी को साइड में करवा दिया है। तो पूरी जल गई वो भी? हाँ जी, पूरी जल गई। सीएनजी गाड़ी थी ये पता नहीं। तब सामने आएगा, देखेंगे, जांच करेंगे। खबर फतेहाबाद से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कार की चपेट में आने से 8 साल के मासूम बच्चे की जान गई। गंभीर हालत में इस बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। होली के त्योहार पर हर्ष अपने नाना के घर आया हुआ था। बच्चे की मौत से घर में अब मातम है। होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चरखी दादरी के प्रतीक सांगवान ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का, हरियाणा का, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रतीक ने साबित कर दिया कि मंजिल चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अपनी मेहनत, लगन और प्रयास से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। छोटे से गांव से निकलकर दुनिया में अपना नाम बनाने जा रहा है हरियाणा का ये छोरा। 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद चरखी दादरी के गांव बिचौपा खुर्द से निकलकर प्रतीक सांगवान अब इंग्लैंड की प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पीएचडी करेगा, जिसके लिए प्रतीक को यूके सरकार की तरफ से 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। इस स्कॉलरशिप के लिए दुनिया भर से 300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें भारत के प्रतीक सफल रहे हैं। प्रतीक अब विदेशी धरती पर हरियाणा सहित उत्तर भारत में बने जल संकट पर शोध करेगा।
वर्तमान में प्रतीक कुमार व्हील लैब्स नाम की संस्था के साथ काम करते हैं। इससे पहले प्रतीक ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा के साथ काम किया है, जहां वो जल संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। या इस पीएचडी से संबंधित जो भी जिस तरह के भी खर्चे हैं वो सब उसमें इंक्लूड होंगे, तो वो वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कुल मतलब 2 करोड़ के आसपास है। और इसमें जो मेरी रिसर्च का मेन टॉपिक है वो जो उत्तरी भारत में और खासकर हरियाणा में जो गहराता जल संकट है, इसके समाधानों को लेकर वहाँ पर काम किया जाएगा इस रिसर्च के दौरान, इस शोध में। और कोशिश ये रहेगी कि दुनिया में जो जितनी भी विकसित तकनीकें हैं उनको हम यहाँ का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है या यहाँ का जो जिस तरह का पर्यावरण है, जहाँ इंडिया की जो हालात हैं या खासकर उत्तरी भारत की जो हालात हैं, उनमें सहेज कर कुछ नए समाधान तलाशने की कोशिश रहेगी। प्रतीक सांगवान मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता सरकारी अध्यापक हैं और अपने बेटे की सफलता के बाद माता पिता गौरवान्वित हैं। घर में खुशी का माहौल है। करोड़ की स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए मेरा पूरा परिवार, मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी इतने खुश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा इतनी उपलब्धि लेकर के 2 करोड़ रुपया प्राप्त कर लेगा। और मैं अपने बेटे से यही दुआ करता हूँ कि भी जो जिस भी कंपनी ने या जिस देश ने आपको जो पैसा दिया है उसका कुछ करके दिखाओ और समाज में सेवा कर। चाहते हैं कि और भी बच्चे इसी की तरह आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें। इसने हमारा तो नाम रोशन किया ही है, इसने अपने गांव का और पूरे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया। प्रतीक सांगवान की इस उपलब्धि ने ये साबित कर दिया है कि लगातार कोशिश से आप अपने किसी भी सपने को कर सकते हैं, श्रम से पाया ना जा सकता हो। प्रतीक ने अपने माता पिता और प्रदेश के साथ देश के लिए चरखी दादरी से प्रदीप सांगवान की रिपोर्ट।